मैं हैरान परेशान सी बिस्तर पर बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को मेरा शौहर उठकर कहाँ निकल गया है। शादी की रात कौन सा शौहर अपनी बीवी को छोड़कर कमरे से बाहर जाता है? लेकिन मेरे शौहर ने तो बड़ी अजीब सी हरकत की थी। बस कुछ वक्त उसने इज़्तिराब की हालत में मेरे साथ गुजारा था, जैसे उसे बहुत बेचैनी हो या फिर किसी बात की जल्दी हो। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की थीं, वो खामोशी से दबे पाँव कमरे से निकल गया था। शायद उसे लगा था कि मैं सो चुकी हूँ, लेकिन नई जगह होने की वजह से मुझे नींद नहीं लगी थी। मैं बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी और कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी परेशान थी कि पता नहीं मेरे शौहर का रवैया तो मेरे साथ इतना अजीब-सा था। उसका हर अंदाज़ ऐसा था जैसे उसे किसी बात की बहुत जल्दी हो या फिर कहीं जाना हो। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर बिल्कुल दबे पाँव कमरे से बाहर की थी और वो बिना किसी गर्म कपड़े के कमरे से बाहर निकल गया था और फिर काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी मैं उसका इंतज़ार ही करती रह गई। एक दो दफ़ा तो मेरे दिल में आया कि मैं खामोशी से उठकर कमरे से निकलूं और देखूं कि वो कहाँ है, लेकिन फिर मैं घबरा गई। नया नया घर और नए रिश्ते थे। अगर कोई भी मुझे रात के इस पहर इस तरह देख लेता या फिर मेरा शौहर ही मुझसे पूछता कि मैं उसके पीछे क्यों कमरे से बाहर आई हूँ, तो मैं क्या जवाब देती? मुझे अपने शौहर पर इतना एतबार तो होना चाहिए था। यही सोचकर मैं वापस लेट गई। सारे दिन की थकन की वजह से कुछ ही देर में मेरी आंखें बंद हो गईं और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर मेरे साथ ही बिस्तर पर मौजूद था। वो कहाँ गया था और कब वापस लौटा था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने उठकर जल्दी से शावर लिया और तैयार हो गई। मेरे घर वाले नाश्ता लेकर आने वाले थे। मेरे घर वाले आए तो मैं खुशी-खुशी अपने मैके चली गई और फिर शाम को वहीं से मेरे शौहर ने मुझे लेकर पार्लर छोड़ दिया। वलीमे की तकरीब भी निमट गई और रात को जब मैं घर लौटी तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और गुज़री रात वाले वाक़े को भी भूल चुकी थी। कपड़े तब्दील करके कुछ देर मैं अपने शौहर के साथ बातें करती रही। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हमारा वलीमा बहुत आलीशान हुआ था। सब ने हमारे जोड़े को बहुत सराहा था। लेकिन बातें करते-करते मेरे शौहर का रवैया एक दफ़ा फिर मुझे अजीब-सा महसूस हो रहा था। वो बस मेरी हर बात के जवाब में हाँ हूँ कह रहे थे, जैसे किसी भी तरह बस मुझसे जान छुड़ाना चाहते हों या फिर उन्हें मुझसे बात करने में दिलचस्पी ना हो। एक दो दफ़ा तो उन्होंने घड़ी पर भी इस तरह नज़र डाली थी जैसे रात के इस पहर उन्हें कहीं जाना हो। शौहर के इस रवैये पर मेरा दिल एकदम से ही बुझ गया था। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? मैं दिल ही दिल में उनसे नाराज़ हो चुकी थी और करवट बदलकर लेट गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि मुझे नींद लग गई। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली तो मेरा शौहर बिस्तर पर फिर मौजूद नहीं था। अब की बार तो मुझे ये बात कुछ ज़्यादा ही अजीब लगी थी। इतनी रात गए, सर्दी के मौसम में मेरा शौहर कहाँ गया था? क्या इसीलिए वो बार-बार घड़ी देख रहा था क्योंकि उसे कहीं जाना था और वो मेरी वजह से रुका हुआ था? लेकिन मुझसे छुपकर वो कहाँ जाना चाहता था? इन्हीं ख़यालों में परेशान मैं आंखें बंद करके लेटी रही थी और फिर काफ़ी देर गुजरने के बाद मैंने देखा कि मेरा शौहर जब वापस कमरे में आया तो उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। शदीद सर्दी के बावजूद उसका सारा वजूद पसीने से शराबूर था। सांस चढ़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही मुशक्क़त तलब काम करके आया हो। फिर वो सीधा वॉशरूम में और फ्रेश होकर बिस्तर पर आकर लेटते ही खर्राटे लेने लगा। ये बात मेरे लिए ना सिर्फ हैरान कर देने वाली थी, बल्कि मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझसे छुपाकर मेरा शौहर कहाँ जाता है और क्या करके आता है। इस बड़े से घर में मैं, मेरा शौहर और मेरे जेठ-जेठानी रहा करते थे। सभी लोग बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। बज़ाहिर इस घर में कोई मसला नहीं था, लेकिन अपने शौहर के रवैये से मैं कुछ खटक गई थी। हमारी अरेंज्ड मैरिज थी। मेरा रिश्ता मेरी जेठानी लेकर आई थी। मेरे माँ-बाप ने भी यही सोचकर मुझे रुखसत किया था कि छोटी-सी फैमिली है, जेठ-जेठानी के साथ सिर्फ मेरा शौहर है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लड़का पढ़ा-लिखा, नौकरी अच्छी है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं भी इस शादी पर खुश थी क्योंकि जब मैंने तस्वीर देखी तो मुझे पता चला कि मेरा होने वाला शौहर बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम है।
लेकिन मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई थी कि शायद वो इस रिश्ते पर खुश ना हो। मगर अब शाज़िल का रवैया देखकर मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। अगली सुबह मेरा शौहर सोया हुआ था। मैं कमरे से निकली तो मेरा सामना मेरी जेठानी से हो गया। मैंने सोचा कि बातों बातों में मैं अपनी जेठानी से मालूम करूंगी कि मेरा शौहर रात को कहाँ जाता है। मैं उनके साथ ही चाय का कप लेकर बैठ गई और बातचीत शुरू कर दी। मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम्हें इस नए घर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो मुझे छोटी बहनों की तरह समझा रही थी और साथ ही साथ अपने देवर यानी मेरे शौहर की भी बहुत तारीफ़ें कर रही थी। मैंने हर तरह से सवाल करके देख लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात पता नहीं चली जिससे मैं इस बात का अंदाज़ा लगा पाती कि रात के वक्त मेरा शौहर क्या करता है। कुछ सोचकर मैंने अपनी जेठानी से ये भी पूछ लिया, ज़िंदगी में कोई और लड़की भी थी? क्या वो किसी में इंटरेस्टेड थे या फिर कहीं और शादी करना चाहते थे? मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि शाज़िल ने तो कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो तो बहुत ही सीधा सादा सा लड़का है, ना ही ज़्यादा दोस्ती यारी है और ना ही कोई चक्कर वगैरह। दफ्तर जाता है और सीधे घर वापस आता है। इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाता। उसने तो अपनी शादी का इख्तियार भी मुझे ही सौंप दिया था। इसीलिए तो मैंने ही तुम्हें पसंद किया। मेरी एक कज़न ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और फिर तुमसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो आज तुम मेरी देवरानी बन गई हो। मेरी जेठानी ने मुस्कुराते हुए मुझे सारी बात बताई थी और मुझे तसल्ली भी हो गई थी। लेकिन मेरे शौहर के मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया था। 2-4 दिन गुज़रे तो मैंने एक दिन अपने शौहर से ही पूछ लिया कि आप आधी रात को कहाँ जाते हैं? मेरी बात सुनकर पहले तो उनके चेहरे का रंग बदल गया, फिर कहने लगे, मैं कहाँ जाऊँगा, बस कभी-कभी दिल घबराता है तो उठकर चहलकदमी कर लेता हूँ। उनकी बात में मुझे बिल्कुल भी सदाकत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिस हाल में वो वापस आते थे, वो इस कदर थकनज़दा होता था, जैसे कोई बहुत ही मुशक्क़त वाला काम किया हो। कोई भी इंसान चहलकदमी करके इतना कैसे थक सकता था? मगर मैं बार-बार एक ही सवाल पूछकर उन्हें खुद से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने वक़्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में वो खुद ही मुझ पर एतबार करके मुझे सच बता देंगे। लेकिन काफ़ी दिन गुज़र गए और फिर भी इस बात का खुलासा ना हो सका। और फिर एक दिन जब मेरा तजस्सुस हद से ज़्यादा बढ़ा, तो मैं खामोशी से अपने शौहर के पीछे-पीछे कमरे से निकल गई। मैंने देखा, मेरा शौहर घर के आखिर में बने गोदाम का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया था और फिर उसने दरवाजे को अंदर से लॉक भी कर लिया था। मैं दूर ही खड़ी रह गई थी। मैं जब से शादी होकर आई थी, मैंने इस गोदाम को बंद ही देखा था। ना ही इस तरफ कोई आता था और ना ही कभी मैंने अपनी जेठानी को गोदाम इस्तेमाल करते देखा था। घर की सफाई के लिए मुलाज़मा आती थी, लेकिन इस गोदाम पर तो ताला ही था। फिर मेरा शौहर आधी रात को गोदाम में क्या करने गया था? कुछ देर तो मैं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आ गई। सर्दी के बायस मेरा पूरा वजूद कँपकँपा रहा था और मेरे लिए वहाँ मज़ीद रुकना मुश्किल था। ये तो मुझे पता चल गया था कि मेरा शौहर रात को गोदाम में जाता था और वहीं से थक-हार कर आता था। लेकिन वो वहाँ क्या करता था? अगले दिन मैंने बातों-बातों में भाभी से कहा कि घर का गोदाम अगर खाली है तो मैं अपना कुछ सामान रखवाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हारा कमरा तो इतना बड़ा है, साथ ही स्टोर रूम भी है, फिर गोदाम में सामान रखकर क्या करोगी? वैसे भी गोदाम पर तो ताला पड़ा है, वहाँ तुम्हारे शौहर का ही कुछ पुराना सामान रखा है, उस गोदाम को और कोई इस्तेमाल नहीं करता। जेठानी की बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि उन्हें भी गोदाम के बारे में कुछ पता नहीं है। जो भी बात है वो मेरे ही शौहर से जुड़ी हुई है। उसके बाद मैंने नया तरीक़ा सोचा और फिर अगली रात मैं सोई ही नहीं। जागते हुए अपने शौहर से बातें करने लगी। कुछ देर तक वो बस हूँ हाँ करते रहे और बार-बार मुझे सोने का कहते रहे। मैं ढीठ बनकर उनसे बातों में मसरूफ़ रही। फिर जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, वो जल्दी से उठे और कमरे से निकलने लगे। तो मैंने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर चहलकदमी कर लेंगे। ये सुनते ही उनका चेहरा ज़र्द पड़ गया।
دھیرے سے کہنے لگے، میں ذرا گودام تک جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی رات کو گودام میں کیا کام ہے؟ وہاں تو ہر وقت تالا لگا رہتا ہے۔ میرے سوال و جواب پر وہ ناراض ہو کر کہنے لگے، بتا تو دیا کچھ کام ہے، آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اور پھر وہ کمرے سے نکل گئے۔ چابیاں انہوں نے الماری سے نکالی اور یہ جا وہ جا، اور وہ جا چکے تھے۔ اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے کہ ہر رات ان کا جانا اتنا ضروری ہے، وہ بھی بند گودام میں۔ وہاں ایسا بھی کیا سامان ہے؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے میرے ذہن میں فوراً ہی دوسری عورت کا خیال آ گیا تھا۔ کیا وہاں ان کی کسی پرانی محبوبہ کا سامان تھا؟ کوئی خط یا پھر ایسے تحائف جنہیں دیکھ کر وہ اپنا دل بہلایا کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے میری جٹھانی کو علم نہ ہو، لیکن میرے شوہر کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عورت رہی ہو۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کے سائے کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری اور شازل کی ارینج میرج ضرور تھی، لیکن اب میں ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس لیے مجھے خود بخود ہی حسد کا احساس ہونے لگا، وہ بھی اس عورت سے جس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گودام جا کر ضرور دیکھوں گی کہ وہاں کیا ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن جیسے ہی میرے شوہر دفتر کے لیے نکلے تو میں نے ان کی الماری سے چابیاں تلاش کر لی۔ چابیاں تو مجھے مل گئی تھیں، لیکن اب میری جٹھانی کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ سارا دن میرے سامنے ہی رہتی تھی۔ میں انتظار کرتی رہی کہ کوئی موقع ملے اور میں گودام کا چکر لگاؤں، لیکن پورے دن کوئی موقع میرے ہاتھ نہ آیا۔ البتہ میری جٹھانی نے شام کے وقت مجھے بتایا کہ اگلے دن وہ اپنے میکے جا رہی ہیں اور 2 دن بعد لوٹیں گی۔ گھر کی ذمہ داری انہوں نے میرے حوالے کر دی تھی، اور یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کیونکہ ان کے جانے سے میرا کام آسان ہونے والا تھا۔ اور پھر اس رات بھی میرے شوہر گودام میں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، اس بات کا راز اگلے دن ہی کھلنے والا تھا، اسی لیے میں خاموش تھی۔ اور پھر جب اگلے دن میرے شوہر اور جیٹھ گھر سے نکل گئے اور جٹھانی اپنے میکے چلی گئی تو میں نے جلدی سے چابیاں تلاش کی۔ وہ ایک ہی جگہ پر الماری میں رکھی تھی۔ چابیاں وہاں سے اٹھا کر میں سیدھی گودام کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور یہ سوچ کر خوف بھی آ رہا تھا کہ اگر میرے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہوئی تو، اگر وہاں جا کر ان کی ماضی کی محبت کا کوئی قصہ کھلا تو میں کیا کروں گی؟ میرا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں اس بات کو برداشت کر پاتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر آدھی رات کو اپنی پرانی محبوبہ کے لیے یہاں گودام میں آتا ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے جیسے ہی گودام کا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اندر کا منظر میری سوچ کے بالکل مطابق تھا۔ وہ گودام نہیں بلکہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل معلوم ہو رہا تھا، جہاں ایک بڑا سا بستر ڈلا تھا جس پر ایک لڑکی بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ چاروں طرف اے سی کی خنکی تھی اور ہر طرح کی آسائش اس کمرے میں موجود تھی۔ میں جیسے ہی اس کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر زور سے ہنسی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو وہ میری سوتن ہوگی۔ دھیرے دھیرے میں اس کے قریب چلی گئی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کو پکڑ لیا اور پھر انہیں بجاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نئی دلہن ہو نا؟ مجھے نئی دلہنوں سے نفرت ہے، یہ کہ میرے گلے میں سونے کی چین پڑی تھی جسے اس نے کھینچ کر توڑ دیا تھا۔ میری کلائی کی چوڑیوں کو بھی بڑی بے دردی سے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر مارا تھا۔ ساری چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائی میں چپ گئی تھیں اور خون نکلنے لگا تھا۔ میرے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں خود کو اس سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن اس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ میرے سرخ رنگ کا جوڑا اسے مزید اشتعال دلا رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اس نے بڑی زور سے میرا گلا دبانا شروع کر دیا اور مجھے لگا کہ بس اب میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے دیکھ کر وہ اتنی زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ میری سانس پوری طرح بند ہو جاتی،
न जाने कैसे पीछे से शाज़िल आ गए थे। उन्होंने आते ही उस लड़की को पकड़कर मेरे ऊपर से हटाया था और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया था। बहुत मुश्किल से मेरा सांस बहाल हुआ था। शाज़िल ने जल्दी से मुझे पानी पिलाया और फिर मुझे उस कमरे से लेकर बाहर आए और ताला वापस लगा दिया। शाज़िल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते कमरे में दाखिल हुए और मैं भी उनके पीछे पहुंच गई। उन्होंने अचानक ही चीखते हुए मुझसे पूछा था कि तुम वहाँ क्या करने गई थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि गोदाम में मत जाना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं पहले ही मौत का मुंह देखकर आई थी। मैंने शाज़िल से कहा कि मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आप आधी रात को मुझे छोड़कर किसके पास जाते हैं, और आज मुझे पता चल ही गया है। शाज़िल ने गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या पता चल गया है? मैंने शाज़िल से कहा, यही कि आपने दूसरी शादी कर रखी है। मुझे देखकर तभी तो वो दीवानी हुई थी। मेरी बात सुनकर शाज़िल ने सर पकड़ा और कहने लगे कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गलत समझोगी। वो लड़की मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बहन है। बहुत मजबूरी की वजह से हमने उसे गोदाम में बंद किया है, क्योंकि वो ज़हनी मरीज़ा है। किसी को भी देखती है तो उस पर अटैक पड़ जाता है। अगर आज मैं वक्त पर ना पहुंचता तो शायद वो तुम्हारी जान ले लेती। वो तो पता नहीं कैसे जल्दबाजी में मैं अपना मोबाइल फ़ोन भूल गया था। बस वही लेने के लिए लौटा था और तुम्हारी चीखों की आवाज़ पर मैं गोदाम तक पहुंच गया। मेरी बहन पर जब दीवानगी सवार होती है तो वो किसी को भी नहीं बख्शती, और ख़ासकर नई दुल्हनों से तो उसे नफ़रत है। दरअसल मेरी बहन की शादी हमने बहुत धूमधाम से की थी। लड़का भी उसी की पसंद का था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन शादी की रात ही पता चला कि उस लड़के ने हमारी बहन से पैसे के लिए शादी की थी। पहली ही रात से वो उसे पैसों करने लगा। उसका मुतालबा था कि हम उसे नया कारोबार शुरू करवा कर दें। मैं तो इस बात के लिए राज़ी था, लेकिन भाई ने साफ मना कर दिया। भाई का कहना था कि अगर हम उसकी एक शर्त मानेंगे तो वो सारी ज़िंदगी हमें ब्लैकमेल करता रहेगा, और उसका नतीजा ये निकला कि उसने हमारी बहन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो ज़हनी मरीज़ा बन गई। मैं और मेरे भाई उसे वापस ले आए, लेकिन वो इस बात को कबूल ही नहीं कर सकी कि उसे मोहब्बत में इतना बड़ा धोखा मिला है। वो दीवानों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, और फिर एक वक्त आया जब बड़ी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि वो मेरी बहन के साथ गुजारा नहीं कर सकती। उनकी जिद थी कि हम अपनी बहन को पागल खाने में डलवा दें, क्योंकि घर का माहौल ख़राब हो रहा है। बड़े भाई भी इस बात के लिए राज़ी थे, लेकिन मेरा दिल ना माना। मुझे लगता था कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम उसके शौहर की बात मान लेते तो शायद मेरी बहन की ऐसी हालत ना होती। बड़े भाई और भाभी को दिखाने के लिए मैंने अपनी बहन को पागल खाने में डलवाया, लेकिन मौका देखते ही मैं उसे वापस घर ले आया और गोदाम में बंद कर दिया। मैं खुद ही उसका ख्याल रखने लगा था। उसे वक्त पर दवाइयाँ देने लगा तो वो बहुत हद तक ठीक हो गई। अब उसे हर वक्त पागलपन के दौरे नहीं पड़ते। अलबत्ता जब भी वो किसी और को देखती है तो चीखने चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तुम्हारा गला वो इसलिए दबाने के लिए आई क्योंकि उसकी नज़र में तुम नई दुल्हन थी। उसे तो शादी के नाम से ही नफरत हो चुकी है। बस इसीलिए शायद उसने तुम पर हमला कर दिया। मैंने तुम्हें ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था कि तुम भी कहीं बड़ी भाभी की तरह मुझ पर यह दबाव ना डालो कि मैं अपनी बहन को पागल खाने भिजवा दूं। ये बात मेरे बस से बाहर है। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। वैसे भी वो दवाओं से ठीक हो रही है। शाज़िल की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर जितना खूबसूरत नज़र आता है वो उतना ही खूबसूरत भी है। उसने अपने हर रिश्ते को बखूबी निभा कर दिखाया था, और मैंने उसके बारे में न जाने क्या कुछ सोच लिया था। मैंने शाज़िल से वादा किया कि मैं कभी उससे ऐसी कोई फरमाइश नहीं करूँगी, बल्कि उसकी बहन की सेहत के लिए उसका बराबर से साथ दूँगी। शाज़िल ने बताया था कि उसके शौहर ने उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी था और करंट भी लगाया था, जिसकी वजह से वो इस हाल को पहुंची है। अगर उसे हर रिश्ते की मोहब्बत और तवज्जो मिलेगी तो वो ठीक हो जाएगी और दोबारा से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगी। शाज़िल उसका बाकायदा इलाज करवा रहे थे। वो हर रात उसके पास जाते, खाने पीने का सामान रखते, उसे दवाएं खिलाते और फिर वापस लौट आते। उनकी बहन दवा बहुत मुश्किल से खाती थी,
اس کے لیے انہیں بہت جتن کرنے پڑتے۔ کبھی وہ اس کے ساتھ کھیل کود کرتے تو کبھی بھی اسے ناچ گا کر دکھاتے، اور اسی میں وہ بہت زیادہ تھک جایا کرتے تھے، اور ان کی تھکن کو میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر بعد شازل خود مجھے اس کمرے میں لے کر گئے تھے۔ ان کی بہن دوا کے زیر اثر سو چکی تھی، اور میں نے غور سے اس کمرے کو دیکھا تھا۔ اس کمرے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ شازل کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ بڑے بھائی اور بھابھی کے خلاف جا کر انہوں نے اپنی بہن کو نہ صرف گھر میں رکھا تھا بلکہ اسے ہر سہولت بھی دی تھی اور اس کی خدمت بھی کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں نے بھی شازل کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ آج میری نند کی حالت کافی بہتر ہے۔ اب وہ مجھے دیکھ کر چیخیں نہیں مارتی، بلکہ اس کی مجھ سے کافی حد تک دوستی بھی ہو گئی ہے۔ میری جٹھانی کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ہماری نند گودام والے کمرے میں ہے۔ میرے آگے وہ شرمندہ ہو گئی اور پھر کہنے لگی، دراصل میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی، اسی لیے مجھے اس سے خوف آتا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، بس اسی لیے میں نے اسے پاگل خانے میں ڈلوانے کا کہہ دیا۔ مگر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ ہم نے اپنی نند کو اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا اور پھر اس کا خیال مل جل کر رکھنے لگے۔ اس طرح اس کی صحت میں بہت جلدی بہتری آنے لگی۔ کبھی کبھی شازل کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ صحیح طرح سے چھان بین کرتے یا پھر اپنی بہن کے شوہر کی خواہش پوری کر دیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی کا سوچنا بھی ٹھیک تھا۔ اگر ایک خواہش پوری کر دی جاتی تو اس کا شوہر دوسری ڈیمانڈ لے کر آ جاتا۔ خیر، میں جب بھی شازل کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ہی خوشی اور سکون کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اتنا اچھا اور نیک شوہر ملا ہے جس کے لیے ہر رشتہ بہت معنی رکھتا ہے، اور ہر لڑکی ایسا ہی لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے۔ جس کے پاس شازل جیسا بھائی ہو، اس لڑکی سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟